यादव के, साल 2022 श्रद्धा मर्डर के, साल 2018 बुराड़ी का, साल 2012 निर्भया के, साल 2008 आरुषि तलवार केस, साल 1999 जेसिका लाल मर्डर। ये वो सारे केस हैं जिसने दिल्ली के लोगों को झकझोर कर रख दिया। इसने सुना, हर कोई सन्न रह गया। लेकिन आज हम आपको इससे भी थोड़ा पहले लेकर चलते हैं, जब वाकई में दिल्ली दहल उठी। इन केसेस के पहले एक ऐसा केस आया जिसने लोगों की नींद उड़ा दी। जिसने भी सुना वो अंदर तक हिल गया, क्योंकि ये वो दौर था जब लोगों के दिलों में इंसानियत जिंदा थी। लोगों के हाथ में मोबाइल नहीं था। इससे पहले ऐसे विभत्स कांड के बारे में किसी ने सुना भी नहीं था। जी हाँ, तो आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं तंदूर कांड के बारे में। ये वो कांड था जिसने दिल्ली को भारत से लेकर विश्व पटल पर ला दिया, और जिसने भी सुना उसकी रूह कांप गई। साल 1995 और दिन था 2 जुलाई। तब अमूमन दिल्ली की सड़कें आज की तरह इतनी भरी हुई नहीं होती थी, लेकिन गर्मियों के दिन थे तो हल्की चहल पहल अभी भी रोड पर थी। तभी एक आदमी अपनी मारुति कार को तेजी से कभी कैनॉट प्लेस, कभी दिल्ली के दूसरे इलाकों में दौड़ा रहा है। उसके बाद अब वो दिल्ली के आईटीओ स्थित पुल पर आता है, जहां उसे अपने साथ लाए हुए एक बड़े से पैकेट को पुल के नीचे बह रही यमुना नदी में ठिकाने लगाना है। वो अपनी कार से निकलकर देखता है कि वहां अभी भी लोगों की आवाजाही लगी हुई है, तो ये जगह उस लिहाज से ठीक नहीं है। और उस आदमी का चेहरा उस वक्त दिल्ली की राजनीति में अपनी पहचान पकड़ रहा था। तो इस डर से कि कहीं उसे कोई पहचान न ले, इसीलिए वो फिर से कार में बैठकर कैनॉट प्लेस स्थित अशोक यात्री निवास पहुंचता है, जो कि उस वक्त एक जाना माना होटल था। उसी जगह आज दिल्ली का 5 स्टार होटल संग्रीला बना हुआ है, और उसी अशोक यात्री निवास की छत पर एक रेस्टोरेंट था जिसका नाम था बगिया रेस्टोरेंट, और वो रेस्टोरेंट इसी आदमी का था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये आदमी आखिर है कौन, तो अब हम ज्यादा पहेलियां ना बुझाते हुए आपको बताते हैं। ये आदमी था दिल्ली युवा कांग्रेस अध्यक्ष सुशील शर्मा, जो के कार में अपनी बीवी नैना साहनी की लाश लिए घूम रहा था, जिसे उसने अभी कुछ ही घंटों पहले मार दिया था। रात के लगभग 10:30 बजे का समय था जब सुशील शर्मा बगिया रेस्टोरेंट पहुंचा, और रेस्टोरेंट मेहमानों से खचाखच भरा हुआ था। वो सबसे पहले अपने मैनेजर केशव कुमार को बुलाता है और रेस्टोरेंट खाली करने का आदेश देता है। अचानक ये सुनकर केशव चौंक जाता है और ऐसा करने का कारण पूछता है, जिसे सुनकर सुशील केशव पर भड़क जाता है। लेकिन वक्त की नजाकत सुशील को शांत रहने का इशारा देती है। फिर सुशील केशव को रेस्टोरेंट के पीछे की तरफ ले जाकर पूरी बात बताता है, जिसे सुनकर केशव के होश उड़ जाते हैं, और वो शुरुआती बातचीत में लाश को ठिकाने लगाने से इनकार कर देता है। लेकिन सुशील के बार बार कहने पर वो इसके लिए राजी हो जाता है, और वहां स्थित स्टाफ से नए मेहमानों के लिए क्लोज्ड लगाकर वहां बैठे हुए लोगों को जल्दी से जल्दी निपटाने को कहता है। अब सबके जाते ही सारे स्टाफ के लोगों को आज बाहर खाने के लिए पैसे देकर सबको वहां से विदा कर देता है। ऐसा देखकर स्टाफ को कुछ अजीब तो लगता है, लेकिन खैर, वो सब बगिया रेस्टोरेंट के बाहर चले जाते हैं, और उसके बाद असली खेल शुरू होता है। सुशील शर्मा अपनी कार से पॉलिथीन में लाया हुआ एक बड़ा सा पैकेट लेकर आता है, और सीधे ही उसे रेस्टोरेंट के जलते हुए तंदूर में डाल देता है। लेकिन एक 29 वर्ष की अच्छी कदकाठी की महिला का एक छोटे से तंदूर में समाना इतना आसान कहाँ होता है। और इधर सुशील शर्मा को जल्दी से जल्दी अपने इस गुनाह को छिपाना था। इसी हड़बड़ी में तंदूर में ठीक से आग लगती ना देख सुशील केशव को तेज आग लगाने को कहता है, और फिर केशव अंदर से जाकर रेस्टोरेंट के स्टोर रूम में रखे कांग्रेस पार्टी के बैनर और पोस्टर लेकर आता है, जिससे आग तेजी पकड़ना शुरू होती है। सुशील वहां पास में रखा मक्खन का डिब्बा भी उसी तंदूर में उड़ेल देता है, और देखते ही देखते आग भड़क जाती है। अब सुशील को लगा
ये तो बड़ा अच्छा तरीका है आग लगाने का, और इससे बड़ी ही जल्दी नैना साहनी की बॉडी को वो ठिकाने लगा देगा और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। लेकिन हुई वही जो राम रचि रखा, और आग का शोला इतनी तेज भड़का कि वो आग तंदूर के ऊपर बने शामियाने से जा टकराई, और देखते ही देखते शामियाने की छत, जो कि प्लास्टिक शेड की बनी हुई थी, धू धू कर जलने लगी। अब इस विभत्स से उठती आग की लपटें रेस्टोरेंट के बाहर थोड़ी ही दूर स्थित एक सब्जी बेचने वाली महिला अनारो देवी की आंखों तक पहुंचती है, और वो बड़े ही जोर से चिल्लाती है, आग 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 देखो, बगिया रेस्टोरेंट में आग लग गई। जिसे सुनकर वहां गश्त दे रहे दो पुलिसकर्मी हवलदार अब्दुल नजीर कुंजू और होम गार्ड चंद्रपाल के कान खड़े हो जाते हैं, और वे दोनों महिला के बताए हुए जगह पर भागते हुए जाते हैं। जहां पर जाने पर वो देखते हैं कि रेस्टोरेंट का गेट बंद है। खटखटाने पर मैनेजर केशव कुमार बाहर आता है और कहता है कि वो रेस्टोरेंट का बहुत दिनों से इकट्ठा हुआ कचरा जला रहे हैं। जिसे सुनकर कांस्टेबल नीचे चले जाते हैं, लेकिन हवा में दौड़ती वो महक उन्हें कुछ ठीक नहीं लगती है। लेकिन केशव की बातों से इत्तेफाक रखकर वो दोनों उन्हीं पैरों से नीचे उतर आते हैं। इधर कांस्टेबल को आता देख सुशील लाश को ठिकाने लगाने में और तेजी दिखाता है, और फिर वो रेस्टोरेंट में रखा पूरा का पूरा मक्खन तंदूर में डाल देता है, जिससे आग फिर से भड़क जाती है। और फिर रेस्टोरेंट के आसपास बड़ी ही भीड़ इकट्ठा होने लगती है कि आखिर ऐसा क्या जला रहे हैं जिससे इतनी तेज आग भड़क रही है। और इस बार अब्दुल नजीर कुंजू बड़े ही गुस्से में ऊपर जाते हैं कि आपके इस आग से आसपास की बिल्डिंग में भी आग लग सकती है। इस बार फिर से केशव उन्हें अंदर आने से मना करता है, लेकिन इस बार अब्दुल नजीर रुकने वाले नहीं थे। वो केशव को ठेलते हुए अंदर तंदूर तक आ जाते हैं, और अंदर की बदबू से इस कदर उनका जी घबरा जाता है कि फिर अब्दुल पूछते हैं कि इस तंदूर में क्या है। तो केशव की जुबान ढीली पड़ने लगती है और वो जल्दबाजी में कह देता है कि बकरा भून रहे हैं। केशव के जवाब को सुनकर अब्दुल को अब ये पक्का हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। वो तंदूर के थोड़ा और करीब जाते हैं, और फिर उन्हें एक इंसानी हाथ जैसा कुछ दिखाई देता है, जिसे देखकर अब्दुल अंदर तक हिल जाते हैं। लेकिन चूंकि वो इस वक्त वो अकेले थे, इसीलिए अपनी सुबुद्धि का परिचय देते हुए वो बाहर आ जाते हैं और आकर सीधे नजदीकी पुलिस थाने को इस बारे में इत्तिला देते हैं कि यहाँ कुछ बड़ा कांड हो रहा है, आप लोग तत्काल प्रभाव से आइए। अब्दुल के इस फोन के बाद पूरे कनॉट प्लेस में पीसीआर वैन की आवाजें गूंजने लगती है, और पुलिस फोर्स पहुंचकर जल्दी बगिया रेस्टोरेंट को अपने कब्जे में लेती है, और सबसे पहले उस तंदूर में पानी डाला जाता है। और जैसे ही आग का शोला ठंडा होता है, लोगों के होश उड़ जाते हैं। वाकई में वहां इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाली एक सबसे विभत्स घटना को अंजाम दिया जा रहा था। इन्हीं सब गहमा गहमी के बीच पुलिस को एक साया रेस्टोरेंट से भागता हुआ दिखाई देता है। दरअसल वो साया किसी और का नहीं बल्कि सुशील शर्मा का ही था, और वो भागने में कामयाब हो जाता है। अब पुलिस तत्काल प्रभाव से केशव को अपनी कस्टडी में ले लेती है और पूछताछ शुरू कर देती है। अब ये खबर पूरे दिल्ली में आग की तरह फैल जाती है। खैर, वो दौर मोबाइल का नहीं था, तो धीरे धीरे ये खबर दिल्ली के बाहर भी जाने लगती है, और अगले दिन सुबह अखबार की हेडलाइन बन जाती है, जिसे नाम दिया जाता है तंदूर कांड। केशव अपनी शुरुआती बातचीत में बड़ा ही सहमा हुआ सा था, और वो कुछ ज्यादा नहीं बता पाता है, सिवाय इसके कि इस रेस्टोरेंट के मालिक सुशील शर्मा हैं। वही इस लाश को लेकर आए थे और मौका पाकर पुलिस को चकमा देकर निकल गए हैं। जब ये खबर सुबह सुबह मतलूब करीम की आंखों के सामने आई, तो वो समझ चुके थे कि आखिर क्या हुआ है, और वो सीधे अपनी कार उठाकर पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, जहां वो पुलिस को इस बारे में पूरी जानकारी देते हैं कि जहां तक हो सकता है
ये लाश उनकी दोस्त और सुशील शर्मा की पत्नी नैना साहनी की ही है। क्योंकि खबर पढ़ने के बाद मैंने नैना को कई बार फोन मिलाया, लेकिन फोन नहीं उठा, जबकि अमूमन ऐसा नहीं होता है। जब मतलूम करी को मॉर्चरी में रखी नैना की लाश के पास ले जाया गया, तो उन्होंने नैना के अध जले हाथ में पहनी हुई एक अंगूठी देखकर उसे पहचान लिया और ये कन्फर्म किया कि ये लाश सुशील शर्मा की पत्नी नैना साहनी की ही है। अब इधर दिल्ली की ये खबर जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वायरल हुई, तो भारत सरकार पर कोई ठोस कदम उठाने का दबाव बढ़ने लगा और भारत में विदेशी मीडिया का हुजूम उमड़ने लगा, जिसके चलते ही दिल्ली पुलिस ने ये सुशील के एनकाउंटर की बात फैला दी। और फिर इसी डर के चलते दिल्ली पुलिस ने 10 जुलाई को सुशील को बेंगलुरु कोर्ट के बाहर दबोच लिया। बताया जाता है कि सुशील अपने आत्मसमर्पण के लिए बेंगलुरु कोर्ट में हाजिर होने जा रहा है। इसकी सूचना दिल्ली पुलिस को लग गई थी और उन्होंने इस पर तत्काल प्रभाव से एक्शन लिया और कामयाब भी हो गई। और इधर सुशील को भी डर था कि कहीं अगर वो कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ तो पुलिस उसका एनकाउंटर ना कर दे। सुशील की गिरफ्तारी के बाद जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई, तो जो बात सामने आई, आइए उसे विस्तार से जानते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हुआ कि सुशील ने अपनी बीवी को मार दिया और इतने दुर्दांत तरीके से उसने ठिकाने लगाने की योजना बना डाली, जिसके लिए आपको हम थोड़ा पीछे लेकर चलते हैं। 90 के दशक का शुरुआती दौर का साल, जब नैना की मुलाकात कांग्रेस पार्टी की बैठकों के दौरान सुशील और मतरूब करीम से होती है। इसी समय यहां तीनों की दोस्ती बड़ी ही अच्छी हो जाती है। वैसे बताया तो ये भी जाता है कि नैना और सुशील दोनों ही दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र रह चुके थे, लेकिन इन दोनों की घनिष्ठता यहां कांग्रेस पार्टी के दौरान ही बढ़ी। वहीं दूसरी तरफ मतलूब नैना का पुराना क्लासमेट बताया जाता है। दबी जुबान से ये भी सुनने में आता है कि नैना और करीम के रिश्ते काफी करीबी थे और वो दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। इस बारे में जब नैना ने अपनी फैमिली को बताया, तो उन्होंने इसे सिरे से इनकार कर दिया, क्योंकि जहां नैना साहनी एक सिख परिवार से ताल्लुक रखती थीं, वहीं दूसरी तरफ मतलूब का दूसरे मजहब का होने के कारण उनको ये रिश्ता कतई मंजूर नहीं था। नैना एक बड़ी ही महत्वाकांक्षी महिला थीं, जहां एक तरफ वो पढ़ाई में अपने झंडे गाड़ चुकी थीं, वहीं दूसरी तरफ वो एक कमर्शियल ट्रेनी पायलट भी थीं और इसी में अपना करियर बनाना चाहती थीं। बीतते समय के साथ जहां सुशील शर्मा हर रोज राजनीति की एक नई सीढ़ी चढ़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ नैना और मतलूब करीम ने पार्टी में अपनी छवि सिर्फ एक कार्यकर्ता की बनाए रखी। अब जब सुशील को दिल्ली युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया, फिर तो उसका राजनीतिक करियर आसमान छूने लगा। सुनने में ये भी आने लगा कि वो जल्द ही दिल्ली से विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहा है। जब एक तरफ सुशील दिल्ली का एक जाना पहचाना नाम बन गए, तो फिर उनकी और नैना के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी और फिर मतलूब से शादी के लिए परिवार के इनकार के बाद नैना ने सुशील से शादी कर ली। बताया जाता है कि उन्होंने ये शादी दिल्ली के ही एक मंदिर में जाकर की और इसे पूरी तरह गोपनीय रखा। समय बीतने लगा। नैना ने सुशील से शादी के बाद राजनीति से किनारा कर लिया। इसके पीछे की वजह भी सुशील शर्मा की दखल अंदाजी बताई जाती है। अब नैना पूरे दिन घर पर अकेले ही रहती। फिर कुछ समय बाद नैना ने सुशील से उनकी इस शादी को जग जाहिर करने को कहा, जिससे सुशील ने साफ इनकार कर दिया। सुशील की यही बात नैना के मन में खटकने लगी और वो धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगी। अब वो जब भी सुशील से इस बारे में बात करती, तो सुशील हमेशा उस पर अपना हाथ छोड़ दिया करता था। जहां शादी के पहले नैना एक खुले आसमान में पंछी की तरह उड़ती थी, प्लेन उड़ाती थी। उसकी खुद की एक पहचान थी, उसका खुद का एक वजूद था, जो उसे अब धूमिल होते हुए नजर आ रहा था। इसके चलते अब नैना ने शराब का सहारा लिया और फिर इसी तरह वो दिन 2 जुलाई 1995 भी आया।
शाम के लगभग 7 बज रहे थे। नैना ने अपने घर पर लगे लैंडलाइन फोन पर किसी से बड़ी ही हंस हंस कर बात कर रही थी। हाथ में वाइन का ग्लास था। उसने सुशील को आया देख उसे भी वाइन ऑफर की, लेकिन सुशील के दिमाग में पहले ही नैना को लेकर कुछ भ्रांतियां चल रही थी। सुशील बजाय शराब पीने के नैना से पूछता है कि तुम किससे बात कर रही हो। इस सवाल के जवाब पर नैना कहती है कि वो अपनी मां से बात कर रही है, और फिर वो गुस्से में फोन रखकर अंदर चली जाती है। इधर शक के बादलों से घिरा हुआ सुशील नैना के अंदर जाते ही तुरंत लैंडलाइन फोन उठाकर नंबर रीडायल कर देता है, और जिसका उसे अंदेशा था वही सच निकला, जिससे सुशील के तन बदन में आग लग गई और उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। दरअसल नैना अपने पुराने मित्र या कहिए प्रेमी मतलूब करीम से ही फोन पर बात कर रही थी। बताया तो ये भी जाता है कि सुशील इसके तुरंत बाद ही नैना को गोली मार दी थी, लेकिन सुशील के बयान के अनुसार वो जब अंदर जाता है तो नैना जोर जोर से चिल्लाने लगती है और वो कहती है कि अब मुझे अपनी जिंदगी खत्म करनी है। वो एक लेटर भी दिखाती है और कहती है कि ये मेरा सुसाइड नोट है, जिसे देखकर सुशील को और तेज गुस्सा आता है और वो बाहर बनी बालकनी में जाकर खड़ा हो जाता है। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद अंदर से गोली की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर सुशील भागता हुआ अंदर जाता है और देखता है कि गोली चली जरूर है, लेकिन नैना सही सलामत है और उसके हाथ में उसकी लाइसेंसी बंदूक है। ये देखकर बकौल सुशील वो नैना से अपनी बंदूक ले लेता है और दोनों कुछ देर के लिए शांत हो जाते हैं। लेकिन कुछ ही पल बाद दोनों के बीच फिर से झगड़ा शुरू हो जाता है, क्योंकि आज झगड़े का अंजाम कुछ और ही होने वाला था। अब की बार गोली सुशील ने चलाई और ये गोली नैना को न लगते हुए गोली जाकर सीधे नैना के पीछे लगे हुए एसी से टकराती है, और नैना कुछ सोच पाती उतने में ही एक गोली उसके पेट और दूसरी गोली उसके माथे को चीरती हुई निकल जाती है। अब सुशील हक्का बक्का रह जाता है कि ये आखिर क्या हो गया। सुशील बताता है कि वो बहुत देर तक लाश के पास बैठकर रोता रहता है, लेकिन अब जो हो गया सो हो गया। ये सोचकर सुशील वहां से उठता है और आसपास का जायजा लेने के बाद अपने अपार्टमेंट से नीचे जाता है और एक बड़ी पॉलिथीन लेकर आता है, जिसमें वो नैना की लाश को डालकर पूरे घर से खून के निशान को मिटाता है, और फिर थोड़ा समय बीतने के बाद उसकी लाश को लेकर बाहर ठिकाने लगाने चला जाता है। जैसा कि हमने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया था, सुशील के बयान के अनुसार नैना अब उससे दूरी बना रही थी और वो उसे तलाक देकर अपने दोस्त मतलूब करीम की मदद से ऑस्ट्रिया जाकर कमर्शियल पायलट की जॉब करना चाहती थी, जो सुशील को नागवार गुजरा। इसीलिए उसने नैना की जान ले ली। 10 जुलाई को पकड़े जाने के बाद सुशील को 12 जुलाई को 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया जाता है। पुलिस इस केस को बड़ी ही गंभीरता से लेती है और 27 जुलाई को ही पुलिस अपनी चार्जशीट कोर्ट में पेश कर देती है, और फिर अगले ही महीने की 31 तारीख यानी 31 अगस्त 1995 से केस की सुनवाई सेशन कोर्ट में शुरू हो जाती है। सुशील शर्मा पर धारा 302, धारा 201 और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत मामला चलाया जाता है। इस केस में सुशील के साथ मैनेजर केशव और अन्य 3 लोग भी मुजरिम करार दिए जाते हैं। अब केस की सुनवाई कई महीनों तक चलती रहती है। फिर साल 2001 में केस के शुरू होने के बहुत समय बाद तक तो सुशील के केस लड़ने को कोई वकील लड़ने को राजी नहीं होता है। फिर अब कोर्ट पर केस को जल्दी से जल्दी निपटाने के दबाव के चलते डे टू डे केस की सुनवाई होने लगती है, और आखिरकार 3 नवंबर 2003 को सुशील को मुख्य आरोपी करार दिया जाता है। केशव कुमार को भी 7 साल की सजा का प्रावधान किया जाता है, लेकिन बाकी के 3 आरोपी को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है कि अगले ही हफ्ते यानी कि 7 नवंबर को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सुशील को सजाए मौत का ऐलान करती है।
वहीं दूसरी तरफ केशव को 7 साल के सश्रम कारागार की सजा सुनाई जाती है। अब दिसंबर 2003 में जिला अदालत से मिले फैसले को लेकर सुशील दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचता है, जहां वो अपनी फांसी की सजा को उम्र कैद में बदलने को कहता है। लेकिन फरवरी साल 2007 में दिल्ली हाई कोर्ट भी सुशील की सजा को नहीं बदलता और अभी तक सुशील की फांसी की सजा बदस्तूर जारी रहती है। इसके बाद सुशील 2007 में ही सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख करता है और फिर आखिर में सुप्रीम कोर्ट सुशील की सजा को उम्र कैद में बदल देती है। इसके बाद सुशील को तिहाड़ भेज दिया जाता है और इधर साल 2010 में केशव कुमार को रिहा कर दिया जाता है। आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि जेल के बाहर एक दुर्दांत अपराधी की छवि वाला सुशील शर्मा जेल में एक पुजारी के तौर पर काम किया करता था और अपनी सजा के 20 सालों में वो एक भी बार जमानत पर बाहर नहीं आया। फिर आखिर में साल 2018 में सुशील अपनी सजा पूरी करके अब दिल्ली के एक किराए के घर में अपनी जिंदगी बिता रहा है। अभी कुछ सालों पहले एक पत्रकार के इंटरव्यू के दौरान सुशील ने बताया कि उसे अपनी गलती पूरी तरह स्वीकार है और जल्दबाजी में की गई इस गलती ने उसका पूरा राजनीतिक करियर और जीवन तबाह कर दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार। जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।